हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुमन परवीन और आप देख रहे हैं ड्रीम द कॉलेज। ये लेक्चर सेकेंड है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था? रिस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम और रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। ओके, ये लेक्चर सेकेंड है। इसमें कौन से टॉपिक है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होती है इसमें, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। एनसीईआरटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ चीजें बता देती हूँ। ओके, mechanism of breathing। इसमें 2 स्टेजेस हैं, एक इंस्पिरेशन और दूसरा एक्सपिरेशन। ओके, ये दोनों मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग, हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है? प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? इसके 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक बोयल्स लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो यही मतलब होता है। और दूसरा क्या है? एयर कहाँ जाता है? हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर में। हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में। ओके, पार्शियल प्रेशर से आप क्या समझते हैं? इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस इन ए मिक्सचर। इसको ले अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखना होगा तो PO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2। ब्रीदिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? रिब्स, डायफ्राम, इंटर कोस्टल मसल। ये 2 तरह के, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करना है तो क्या क्या लेंगे? रिब्स, डायफ्राम, कौन क्या क्या इन्वॉल्व होंगे? रिब्स, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ओके, ये नॉर्मल ब्रीदिंग में। फोर्सफुल करना होगा तो ये सब के साथ क्या और होगा? डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, साथ में एब्डोमेन मसल सॉरी, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जब हम फोर्सफुली देखो करके देखो खुद से, जब फोर्सफुली इंस्पायर करते हो एब्डोमेन मसल यूज हो रहा, पता चल रहा है, और फोर्सफुली एक्सपायर भी करोगे तब भी पता चल रहा है। ओके, एनी चेंज इन thoracic वॉल्यूम अगर थोरेसिस वॉल्यूम में कोई चेंज होगा तो चेंज किस में दिखाई देगा? और चेंज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ओके,
क्या पढ़े हम लोग? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में तो दो स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेज हैं? दो, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? बॉयल्स लॉ एंड एयर हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में जाता है। ओके, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब प्रेशर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी के होगा। अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम होगा। ओके, पार्शियल प्रेशर से आप क्या समझते हैं? तो इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए मिक्सचर, किसी मिक्सचर में कोई इंडिविजुअल प्रेशर किसी गैस का क्या होगा, उसी को पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी गैस का बोलते हैं। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या है? अगर लिखना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऐसे लिखोगे। और ब्रीदिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? डायफ्राम, सॉरी रिब्स, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल, जो एक्सटर्नल भी होता है इंटरनल भी होता है। ओके, ये रिब्स है, रिब्स के ये जो बीच में मसल है इसी को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। और जो स्टर्नम के साइड में रहेंगे तो इसको कहेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और जो इस साइड में तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ओके, एनी चेंज इन थ्रोसिस वॉल्यूम, कोई भी चेंज होगा थ्रोसिस वॉल्यूम में तो चेंज क्या होगा? पल्मोनरी वॉल्यूम में भी चेंज हमें दिखने को आएगी। ओके, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में क्या होता है? अगर कुछ अंदर लेना है, कहीं पे कुछ डालना है तो वहां पे जगह होनी चाहिए ना। अगर स्पेस ही नहीं रहेगा तो क्या वहां पे डाल पाओगे? नहीं ना। तो और क्या हमने प्रिंसिपल देखा है कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में जाता है और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो थ्रोसिस चैम्बर का अगर हमें प्रेशर कम करना है, किसका? लंग्स का, तो थ्रोसिस कैविटी का थ्रोसिस, अगर थ्रोसिस वॉल्यूम को हम बढ़ाएंगे और तो क्या होगा? वॉल्यूम, थ्रोसिस वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम होगा। डायफ्राम, डायफ्राम प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? फ्लैटेंड हो जाएगा। डायफ्राम कैसा हो जाएगा? फ्लैटेंड हो जाएगा। ठीक, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स क्या होगा? रिब्स में क्या क्या होगा बताइए? अपवार्ड, तीन मूवमेंट हो, अपवार्ड, फॉरवर्ड, आउटवर्ड। कभी बैलून में हवा डाले हो? जो नॉर्मल डेकोरेट वगैरह करने के लिए यूज करते हो, तो बैलून इतना छोटू सा रहता है, ये छोटा सा बैलून, इसमें हवा डालते हो तो क्या होता है? ये नीचे की तरफ भी बढ़ता है, इधर भी बढ़ता है, सब तरफ से बढ़ता है। ठीक है, तो ये साइज में बड़ा हो जाता है। ओके, डायफ्राम डोम शेप का है, जब वो फ्लैटेंड हुआ तो ऐसा हो गया। तो इस फ्लैटेंड होने में यहाँ पे स्पेस बना, तो यहाँ ये रहेगा, हवा रहेगी। समझ में आया बच्चा? इस दोनों की वजह से क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity
इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम होगा। तो जब प्रेशर कम हो गया तो हम सांस ले लेंगे। इंस्पिरेशन में क्या होगा कि अंदर लंग्स में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए। लंग्स में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर विद इन द लंग्स। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा तब हम इंस्पायर करेंगे, अगर ज्यादा होगा तो हम एक्सपायर करेंगे। ज्यादा में एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। ओके, फिर एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होगा? डायफ्राम प्लस एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये क्या होगा? रिलैक्स होगा, ये भी रिलैक्स होगा। तो रिलैक्स होने के बाद क्या होगा? ये डोम शेप का हो जाएगा, डोम शेप का हो जाएगा, जिसको आर्च शेप भी कहते हैं। मतलब जो शेप है उस तरह का हो जाएगा। और रिब्स का मूवमेंट क्या होगा? 3 मूवमेंट होगा रिब्स का। कौन कौन सा मूवमेंट होगा? उसमें क्या था? अप वन। इसमें क्या होगा? डाउन वन, बैकवर्ड, इनवर्ड। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिस कैविटी डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी में डिक्रीज करेगा, जिसके वजह से प्रेशर इंक्रीज करेगा। ओके, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हम एक्सपायर करेंगे। ओके बच्चा, चलो अब हम लोग एनसीईआरटी को जरा पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व है ब्रीदिंग में? इंस्पिरेशन और दूसरा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एक्सपिरेशन में alveolar air is released out. Movement of air into and out of the lungs is carried out by creating pressure gradients between the lungs and the atmosphere. क्या होगा कि मूवमेंट होगा एयर का into and out of the lungs, किसके जरिए? क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा किसके बीच में? लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में। इंस्पिरेशन में क्या होगा? प्रेशर विद इन द लंग्स, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। मतलब कि अगर निगेटिव प्रेशर लंग्स में है तो बाहर में क्या होगा? पॉजिटिव प्रेशर। तो ये होगा इंस्पिरेशन में। और अगर निगेटिव प्रेशर बाहर होगा और पॉजिटिव प्रेशर अंदर होगा और निगेटिव प्रेशर बाहर होगा, तो क्या हुआ? एक्सपिरेशन। ओके,
Similar expression takes place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and its flat seat of muscle external intercostal between the ribs help in generation of such gradients. क्या होगा? Diaphragm में special seat of muscle external intercostal और internal intercostal between the ribs दोनों जो होगा वो help करेगा ये gradients करने में. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm. Inspiration कैसे इनिशिएट होगा? जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा, बताई मैं पीछे पहले कि कंट्रैक्ट करेगा तो इंक्रीज करेगा वॉल्यूम थोरेसिस चैम्बर का एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में एंड द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट ऑफ द रिब्स और कंट्रैक्शन होगा इंटरकोस्टल मसल का तो लिफ्ट कर देगा रिब को एंड द स्टर्नम कॉजिंग इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिस चैम्बर इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस. मैं ये डायग्राम में बताती हूँ तुम्हें. ये हुआ एंटीरियर, ये हुआ पोस्टीरियर, ये डॉर्सल, ये वेंट्रल. तो ये डॉर्सोवेंट्रल, ये एंटीरियर पोस्टीरियर. तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में. जब वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा. तो वॉल्यूम ऑफ एंटीरियर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में. ओके. यहाँ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे बढ़ेगा. तो ये भी होगा एंटीरियर पोस्टीरियर और डॉर्सोवेंट्रल. एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल एंड ये वेंट्रल. इसमें क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में. ये वॉल्यूम डिक्रीज करेगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में. ओके. अच्छा, समझ में आया? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है. ओके. एनसीईआरटी पढ़े फिर और हम लोग the overall increase in the thoracic volume, overall increase हुआ thoracic volume का तो cause करेगा similar increase in pulmonary volume and increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure. जैसे वॉल्यूम जो होगा इंक्रीज करेगा, ओवरऑल इंक्रीज जो होगा थोरेसिस वॉल्यूम का कॉज करेगा सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम. उसी तरह का इंक्रीज करेगा पल्मोनरी वॉल्यूम का, इंक्रीज करेगा पल्मोनरी वॉल्यूम तो डिक्रीज करेगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. और रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम का एंड इंटरकोस्टल मसल का, रिटर्न करेगा डायफ्राम और स्टर्नम को इसके नॉर्मल पोजीशन में एंड रिड्यूस करेगा थोरेसिस वॉल्यूम एंड देयरबाय पल्मोनरी वॉल्यूम. रिड्यूस करेगा थोरेसिस वॉल्यूम, रिड्यूस करेगा और पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस करेगा. रिड्यूस द थोरेसिस वॉल्यूम एंड देयरबाय पल्मोनरी वॉल्यूम. रिड्यूस करेगा थोरेसिस वॉल्यूम एंड देयरबाय पल्मोनरी वॉल्यूम. दिस लीड्स टू
to an increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure causing expulsion of air from the lungs. क्या होता है, जब पहले भी बताया मैं, एक्सपिरेशन में क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हल्का सा प्रेशर ज्यादा होगा विद इन द लंग्स टू एक्सपायर करने के, एक्सपल्शन ऑफ एयर करने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं होगा, ओके। और हमें ये एबिलिटी है कि हम इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेंथ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का। जब हमें फोर्सफुल इंस्पायर करना होगा, एक्सपायर करना होगा, तो हम वो कर सकते हैं, मगर उसमें कुछ एडिशनल मसल वगैरह इन्वॉल्व हो जाएंगे, ओके। नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या होता है कि रिब्स, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल यूज होते हैं, ओके। मगर जब हम फोर्सफुल ब्रीथ करते हैं तो उसमें दो चीजें और ऐड हो जाती है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमेन मसल। कौन कौन से मसल हुए, कौन कौन चीज इन्वॉल्व है, रिब्स, डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और क्या, फटाक से बोलो, एब्डोमेन मसल। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen. On an average, जब एवरेज अगर हम लेते हैं एवरेज कि 1 मिनट में कितना हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेके देखो तो 1 मिनट में कितनी बार होता है, 12 to 16 times per minute NCERT के अकॉर्डिंग, ओके। The volume of air involved in the breathing movement can be estimated by using a spirometer which helps in clinical assessment of pulmonary function. स्पायरोमीटर से हम ये टेस्ट करते हैं। देखो स्पायरोमीटर मैं दिखाती हूँ आपको, कहाँ गया, ये है स्पायरोमीटर, ओके। इसका हम यूज करते हैं ड्यूरिंग, जब हमें चेक करना होगा कि हमारा टाइडल वॉल्यूम क्या है वगैरह वगैरह, IRV, ERV। ये आप बोलोगे ये क्या बोल रही है मैम, टीवी, ERV, IRV तो ऊपर से पास कर रहा मेरे, कोई नहीं अभी बताऊंगी मैं। देखो ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ओके। जब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाएगा तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, टैकिपनोया। और ब्रीदिंग रेट डिक्रीज कर जाएगा उसको कहेंगे ब्रैडीपनोया, ओके। चलो फिर आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, ब्रीदिंग में कितने स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं। क्या क्या बताएं, अभी बताइए फटाफट बताओ। वेंटिलेशन एंड डिफ्यूजन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इंस्पिरेशन एंड डिफ्यूजन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ओके। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर एंटर द लंग्स बिकॉज, इंस्पिरेशन में एयर कहाँ आती है, लंग्स में, क्यों, क्या कारण है इसका, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होगा ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, सांस कब जाएगी अंदर जरा बताओ तो। हम सांस लेंगे, कुछ चीजों में वॉल्यूम प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा तो क्या अंदर कुछ जाने की जगह है, नहीं है, प्रेशर ज्यादा है तो नहीं जा सकता है, तो ये तो गया बेचारा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम 0, जब 0 ही हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ ये सही है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द वॉल्यूम ऑफ थ्रोसिस कैविटी, जब इंस्पायर करते हैं तो थ्रोसिस कैविटी का वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी बताओ। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वॉल्यूम ऑफ थ्रोसिस कैविटी क्या होता है, decreases in all dimension, increases only vertically, increases anterior, posterior, transverse and vertically dimension, ये होगा, ओके। Spirometer is mainly used for measuring blood pressure, assessing pulmonary function, measuring oxygen content of blood, recording heart sound.
क्या होगा जल्दी बताओ? असेसिंग पल्मोनरी फंक्शंस। ए हेल्दी एडल्ट ब्रीथ्स अप्रोक्सीमेटली कितनी बार ब्रीथ करेगा? 4 to 8 टाइम्स, 8 to 10 टाइम्स पर मिनट। सारे पर मिनट में 12 to 16 टाइम्स, 20 to 25 टाइम्स, 12 to 16 टाइम्स। Which sequence is correct during inspiration? जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या बताएं? प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा विद इन द लंग्स? एयर कब एंटर करेगा? ज्यादा प्रेशर में या कम प्रेशर में? कम प्रेशर में। तो चेक करो कहाँ पे कम प्रेशर है। यहाँ है कम प्रेशर, यहाँ है कम प्रेशर। एक चीज मिल गई। फिर दूसरा चीज करो, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए या वॉल्यूम कम होगा? तो वॉल्यूम ज्यादा। तो देखो इस दोनों में वॉल्यूम कहाँ ज्यादा है? यहाँ है, तो एयर इंटर यहाँ से करेगा। Air expelled from lungs when thoracic volume increases, pulmonary volume increases, intrapulmonary pressure exceeds atmospheric pressure, diaphragm contract. Air expelled निकालना है, क्या करेंगे? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एक्सीड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या बोले हैं कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या? प्रेशर विद इन द लंग्स। Which one of the following occur first during expiration? Air leaves lungs, intrapulmonary pressure increases, diaphragm relaxes, thoracic volume decreases. क्या होगा फर्स्ट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन में? क्या होगा? डायफ्राम रिलैक्स करता है, मतलब अपने आर्क शेप में आ जाता है, डायफ्राम डोम शेप में हो जाता है। Raising of ribs and sternum increases the thoracic volume mainly in raising of ribs and sternum increases the thoracic volume mainly in dorsoventral axis, vertical axis only, transverse axis only, all axis equally, dorsoventral axis. चलो आप पढ़ते रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। वॉल्यूम जब एक के बारे में बात कर रही है, एक से ज्यादा, तो कैपेसिटी में आ जाओ। ओके, टाइडल वॉल्यूम, टीवी। अब टीवी सोच के टीवी कुछ और नहीं सोचने लगना। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। मतलब नॉर्मल हम लोग यूं ही बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और हम लोग की सांसें तो चलती रहेगी ना, रुकेगी तो नहीं ना। तो वो जो नॉर्मल सांसें जो चल रही हैं, तो उस टाइम में क्या होगा? कितना हम इंस्पायर कर रहे हैं, कितना एक्सपायर कर रहे हैं? 500 ml पर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। मगर विद इन 1 मिनट कितना होगा? 6000 to 8000। अब मैं कैसे हो गया 6000 to 8000? अभी तो आपने बोला 500। 1 मिनट में कितने ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 12 to 16 पर मिनट। तो 12 into 500 से 12 into 6 sorry 16 into 5 16 into 500 इसको इंटू करो तो ये कितना होगा? 6000। और ये कितना होगा? 8000। समझ में आया बच्चा? Tidal volume of air inspired or expired during normal respiration, it is approx 500 ml. That is, healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. यही है लिखा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल तो सांस ले ले, थोड़ा जोर से लेके देखते हैं। लो तो जरा सांस जोर से। ये तो नॉर्मल इंस्पिरेशन, आईआरवी हो गया, ईआरवी भी हो गया, बस आईआरवी करना है। ओके, और नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक, तो आईआरवी में क्या होगा? कितना हम फोर्सफुल ले सकते हैं? तो 2500 ml से 3000 ml। ओके, जो आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना जोर से सांस निकाल सकते, कितना हवा अंदर, सबको निकाल दो, बहुत गंदा है, पॉल्यूशन वाला है, निकाल दिए। तो क्या हो गया? 1000 to 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम,
रेजिडुअल वॉल्यूम, कुछ पता है रेजिडुअल के बारे में? बच्चे का देहांत, बच्चे का कब डेथ हुआ है, आफ्टर बर्थ या बिफोर बर्थ, तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम से हम पता कर सकते हैं। क्यों? कितना भी एक्सपिरेशन कर लो, कितनी भी गंदी हवाएं निकाल दो तुम अपने अंदर से, पॉल्यूटेड हवा निकाल दो, कितना भी निकाल दो, मगर कुछ तो रेजिडुअल वॉल्यूम अल्वोलाई में जाके रह ही जाता है। तो इसी अल्वोलाई में जो हवा रहता है थोड़ा, जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, तो उसी को क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200 ml। तो इसी से हमें पता चलता है कि बच्चे का डेथ बिफोर डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी, बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ हुआ है। ओके, समझ में आया? क्योंकि हमारा लंग फंक्शनल कब होता है? दुनिया में आने के बाद। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IC, total volume of air a person can inspire after normal expiration। जब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, कितना वॉल्यूम एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, तो उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, नॉर्मल एक्सपिरेशन हो रहा है। ओके, और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में रहेगा, और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में रहेगा नॉर्मल इंस्पिरेशन। ओके, तो इसमें क्या क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हैं उसके बाद भी हवा हमारे लंग्स में कितने हैं, वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, इसमें क्या होगा? ERV प्लस RV। ओके, वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन एंड आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन। ठीक, तो इसमें क्या होगा? ERV, TV, IRV, ये सब। VC, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, TLC, टोटल capacity, total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration। समझ में आया? तो इसमें क्या क्या होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, IRV। ये जो महापुरुष सब हैं, ये तीनों का अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। और रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमको VC प्लस RV भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। देखो, यहाँ है ये टीवी, ठीक, फिर यहाँ से चला IRV, फिर ये ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे आया। ठीक, ये हो गया IRV, ये ERV, ये टीवी। ये हो गया 500 ml, ये हो गया 2500 to 3000 ml, ये हो गया 1000 to 1100 ml। जरा हम लोग कलर चेंज कर लिए। ये क्या हुआ? IC, टीवी प्लस IRV, और ये EC, को AC नहीं बोल देना, गर्मी इतनी ज्यादा है तो। टीवी प्लस ERV, समझ में आया? और ये है रेजिडुअल वॉल्यूम,
जो क्या होता है 1100 से 1200 ml। और ये क्या है? ये है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी प्लस RV। और ये हो जाएगा VC TV प्लस IRV प्लस ERV। और ये पूरा हो जाएगा RV। ये क्या है? TLC। इसमें क्या क्या आएगा? RV प्लस ERV प्लस IRV प्लस TV। इस तीनों को मिला देंगे तो VC। हम VC वाइटल कैपेसिटी प्लस RV लिख सकते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसको हम कैसे, ERV प्लस RV है तो ERV कितना है? 1000 to 1100 ml प्लस RV कितना है? 1100 to 1200 ml। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2100 से 2300 ml। समझ में आया? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टीवी। तो कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगता है। टीवी 500। IRV कितना है? IRV देखो देखो कहाँ है? 2500 से 3000 ml। तो कितना हुआ ये? 3000 से 3500 ml। इसको 2500 प्लस 500 कितना? 3000 हुआ ना। फिर EC क्या है इसमें? टीवी प्लस ERV। तो ERV कितना है? 1000 से लेके 1100। तो 1500 से 1600। समझ में आया? इसी तरह से बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा, कमेंट में आंसर देना। ओके, एक चीज और बता देती हूँ मैं आप लोग को। ये जो है इंस्पायरिटी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम एक और नाम से कहते हैं कंप्लीमेंटल ईयर। इसको नहीं, इसको कहते हैं क्या? सप्लीमेंटल ईयर। समझ में आया बच्चा पार्टी? चलो यहाँ थोड़ा मैं चार्ट फॉर्म में बना के आप लोग को पढ़ा दे रही हूँ। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ओके, टाइडल वॉल्यूम 500 ml। IRV 2500 से 3000 ml। ERV 1000 to 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। पल्मोनरी कैपेसिटी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC टीवी प्लस IRV।
expiratory capacity TB plus ERV, functional residual capacity ERV plus RV, vital capacity ERV plus IRV plus TB, total lung capacity RV plus ERV प्लस टीवी प्लस IRV, तो इसको हम VC भी लिख सकते हैं। ओके, चलो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या होगा रिकॉल करवा रही हूँ बच्चों, थोड़ा तेज बोलूंगी। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और मसल के बारे में मैं बताई आप लोग को, जस्ट अ मिनट चेक करने दो, मैं कहाँ बता दी हूँ। ब्रीदिंग सॉरी मैकेनिज्म ब्रीदिंग एक रिकॉल करवा दे रही हूँ। इसमें ब्रीदिंग में 2 स्टेज इन्वॉल्व होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक, इंस्पिरेशन में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है, 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे? एक बॉयल्स लॉ पे और एक प्रेशर फ्लोज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, और बॉयल्स लॉ होता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए मिक्सचर। और किसी भी चेंज में थोरेसिस कैविटी में चेंज करते हैं तो चेंज होता है पल्मोनरी वॉल्यूम में। ओके, अगर इंस्पिरेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को कम करना होगा, मतलब प्रेशर विद इन द लंग्स को कम करना पड़ेगा, जिसको क्या कहते हैं? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो ये कम करने के लिए क्या करेंगे? थोरेसिस के वॉल्यूम को हम बढ़ाएंगे, थोरेसिस कैविटी को, तो थोरेसिस वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी बढ़ेगा, तो प्रेशर कम होगा, तो इंस्पिरेशन होगा। जब हम डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल के बारे में बात करते हैं तो डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्ट करने के बाद वो क्या कर जाएगा, उसका जो शेप होता है डोम शेप, आर्क शेप का, वो फ्लैटेंड हो जाएगा। तो फ्लैटेंड होने के बाद जो फ्लैटेंड चपटा कोई चीज उठा हुआ चपटा हो गया तो स्पेस बन गया ना। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेगा तो रिब्स क्या करेगा? अप, आउटवर्ड, फॉरवर्ड, और कहाँ जाएगा? अपवर्ड, अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड। और एक्सपिरेशन में क्या होगा कि रिप कैसे जाएगा? डाउनवर्ड, बैकवर्ड और इनवर्ड। तो ये मूवमेंट के बाद क्या होगा? थोरेसिस वॉल्यूम इंक्रीज करे, थोरेसिस कैविटी इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इंस्पिरेशन हो जाएगा। वैसे ही एक्सपिरेशन में क्या होगा? डायफ्राम रिलैक्स होगा, उसका जो डोम शेप है वो दोबारा आ जाएगा, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिप है वो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, बता दी हूँ पहले। फिर वॉल्यूम जो थोरेसिस कैविटी का वो डिक्रीज होगा, वॉल्यूम पल्मोनरी कैविटी का भी डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम जब चैम्बर वगैरह का कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है। समझ में आया बच्चा बेटी? और उसके बाद बताई मैं हाँ 8 मिनट में 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ हम लोग करते हैं, ब्रीदिंग रेट होता है। ओके, जिसका नाम है ब्रीदिंग रेट होता है। अगर ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाता है, यहाँ एक चीज और बता देती हूँ मैं, ब्रीदिंग रेट अगर ज्यादा हो जाता है, ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं टैकिपनोया। अब ब्रीदिंग रेट अगर कम हो जाता है तो उसको कहते हैं ब्रैडिपनोया। ओके, समझ में आया? तो रिस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो रिस्पिरेटरी और में टाइडल वॉल्यूम टीवी, ये क्या होगा? नॉर्मल हम लोग बैठे में इंस्पायर करें 500 ml, ओके, 1 मिनट में कितना? 6000 to 8000 ml। IRV फोर्सफुल इंस्पिरेशन तो 2500 to 3000 ml, फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन 1000 to 1100 ml रेसिडुअल वॉल्यूम
कितना भी सांस फोर्सफुली छोड़ दे मगर अल्वुलाई में कुछ ना कुछ हवा बच ही जाएगी, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अगर किसी के बारे में, बच्चे के बारे में पता करना है कि बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ बच्चे का डेथ हुआ, तो हम रेजिडुअल वॉल्यूम से पता कर पाएंगे, क्योंकि थोरोसिस कैविटी लंग्स हमारा फंक्शनल आफ्टर बर्थ होता है, इसीलिए। फिर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम जो एक पर्सन इंस्पायर करता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में नॉर्मल एक्सपिरेशन, और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में पहले ही बताई हूँ नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या आएगा, टीवी प्लस आईआरवी, और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में आएगा टीवी प्लस ईआरवी। फंक्शनल रेसिडुअल में आएगा, वॉल्यूम में आएगा ईआरवी प्लस आरवी। वाइटल कैपेसिटी में आएगा ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। टोटल लंग्स कैपेसिटी में आएगा आरवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी। तो हम ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी को क्या ले सकते हैं, वीसी ले सकते हैं, तो वीसी प्लस आरवी ले सकते हैं। समझ में आया बच्चों? और क्या बताई मैं कि आईआरवी को और क्या कहते हैं, आईआरवी को कम्प्लीमेंटरी ईयर कहते हैं, और ईआरवी को क्या कहते हैं, सप्लीमेंटल ईयर कहते हैं। और एक चीज स्पायरोमीटर के बारे में बता देती हूँ, क्या कि स्पायरोमीटर जो होता है, स्पायरोमीटर और पल्मोमीटर, इसे हम टीवी, आईआरवी और ईआरवी इजली हम पता कर लेंगे, मगर आरवी, टीएलसी ये सब इजली हम पता नहीं कर पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल बच्चा पार्टी। थैंक यू। और आप रिवाइज करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, डेली रिवाइज कीजिए, नहीं तो आप भूल जाइएगा, आगे पढ़िएगा पीछे भूल जाइएगा।